Hello students, how are you? Hope you're doing good. Okay, so आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. So, first of all tell me, what do you understand by रिफॉर्म्स? एक बार फॉर्म हो चुका, उसके बाद वापस उसका फॉर्म लाना, उसके फॉर्म को चेंज करना, उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्म्स. ओके, इन शॉर्ट, सम रैपिड चेंजेस टेकिंग प्लेस आर नोन एज व्हाट? रिफॉर्म्स. और इंडिया में कौन से रिफॉर्म्स आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. फ्रॉम economics point of view, changes were brought in the entire nation in the economic policies. तो वो क्या क्या चेंजेस आए थे, वो चेंजेस क्यों लाने पड़े थे, उन चेंजेस के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या हमने अचीव किया, all those things we are going to study in this chapter. Okay, so as usual we start with the introduction on your screen. पढ़ो क्या लिखा है. इंडिया फेस्ड challenges of social and economic development. So we are a part of society. Social changes भी लाने थे, and of course to stay in this society we work. तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने की जरूरत थी, चाहे वो सोशल पैटर्न हो या इकोनॉमिक पैटर्न हो, दोनों में हमें चेंजेस लाने जरूरी थे. फॉर दिस रीजन इंडिया अडॉप्टेड विच इकोनॉमी? मिक्स्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब ना ही टोटली गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ हो, ना ही टोटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सब कुछ हो. थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के हाथ में हो, थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर के हाथ में हो. ऐसा दोनों का मिक्सचर बना के हमने अपने कंट्री में पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को इंपॉर्टेंस दिया. इसीलिए कहा जाता है दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम बिकॉज इट रन्स ऑन जॉइंट एफर्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर. चाइना इज अ कम्युनिस्ट इकोनॉमी जहां पर सब कुछ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है. ऑन द अदर हैंड दुबई है, तो उसमें मैक्सिमम रोल मार्केट इकोनॉमी का है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट का रोल काफी नेग्लिजिबल है. लेकिन इंडिया ने ना तो चाइना को फॉलो किया, ना ही दुबई को फॉलो किया. इंडिया ने इन दोनों का मिक्सचर, दैट इज दोनों का इंपॉर्टेंस रखा, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज हमें लगा, पॉलिसी मेकर्स को लगा कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर भी जरूरी है और प्राइवेट सेक्टर भी जरूरी है. थोड़ा बहुत फ्रीडम भी जरूरी है और थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी जरूरी हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग एडॉप्टेड फ्रॉम 1947 टू 1990. सो हमें इंडिपेंडेंस कब मिला? 1947 में. तब से लेकर 1990 तक ऑलमोस्ट 43 इयर्स हमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई फॉर प्लानिंग ऑफ द एंटायर नेशन, इट एक्चुअली फेल्ड टू अचीव द गोल्स. जितनी भी स्ट्रेटेजीज गवर्नमेंट ने बनाई इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेटेजीज फेल कर गई और इकोनॉमिक ग्रोथ में उतना उछाल देखने को नहीं मिला. बल्कि ये 43 इयर्स में हम जो अचीव कर सकते थे उसका कुछ परसेंटेज ही हम अचीव कर पाए, और बाकी कंट्रीज ने जो गोल रखे थे उन्होंने उन गोल्स को अचीव भी किया, जिस कारण से वो कंट्रीज 50 साल इंडिया से आगे निकल गए और इंडिया लगभग 1990-91 तक 50 से 60 साल दूसरे कंट्री से पीछे चल रहा था. लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में पॉजिटिविटीज देखने को मिली. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. इंटरनेशनल मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लेवल पे जो हमको पैसा देते थे वो ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली
गाइडेड बाय whom? डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि मैक्सिमम पैसा किन कंट्रीज के पास है? डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। इन डेवलप्ड कंट्रीज का ये इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशंस पे काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहता है, स्पेशली यूएसए, क्योंकि यूएस डॉलर्स आर वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे देखो क्या लिखा है, imposed a precondition to provide further financial assistance that India must reform its economic policies by reducing excessive controls on economic functioning। कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे तो आगे कोई भी पैसा मिलने वाला नहीं है। So international organizations emphasized that you should, that is India should do as what we say। उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज में जबरदस्त चेंजेस लाने की जरूरत है, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और अगर आपने ये रिफॉर्म्स नहीं लाए तो आगे कोई भी पैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलने वाला नहीं है। So international organizations were of the attitude that India must do what international organizations are telling it to do। और उसके सामने इंडिया के पास कोई दूसरा ऑप्शन था नहीं। What can India say? India wanted lot of financial assistance for its economic development from international organizations, जो किसके कंट्रोल में थे? डेवलप्ड नेशंस के कंट्रोल में थे। डेवलप्ड नेशंस भी इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे साथ धोखा किया, हम पे हुकूमत की एक्सप्लॉयटेशन किया। तो इंडिया कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड से डरा हुआ था, जिस कारण से हमने रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच रखा था। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच? ओपन ट्रेड हमें किसी कंट्री के साथ नहीं करना है, हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, हम इंपोर्ट्स को डिस्करेज करेंगे, हम भी यहां से कोई सामान ज्यादातर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट रहता है ना फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ऐसा इंडिया में चल रहा था प्रायर टू 1991, और ये पूरी दुनिया में विजिबली देखने को मिलता था, और इसीलिए डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रेशर बनाया थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और हमको जबरदस्ती ये बोला गया कि आपको आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी। तो फाइन, वी ऑल्सो सेड यस, वी वांट द मनी एंड वी आर विलिंग टू चेंज। नाउ द क्वेश्चन कम्स, सर ये फोर्सिबली जो चेंजेस आए वो इंडिया के लिए अच्छे थे कि बुरे थे? तो मैं कहूंगा अच्छे थे, क्योंकि इट वॉज नीड ऑफ द टाइम। अगर ये चेंजेस हम नहीं लाते तो इंडिया आज भी पीछे ही रहता, और क्या मालूम, इफ दिस चेंजेस वुड नॉट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड देन इंडिया वुड हैव रिमेन्ड 80-90 years backward nation as compared to rest of the world as on today। So 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, वो अपने लिए अच्छा हुआ, और उसका कारण क्या था? इंटरनेशनल प्रेशर था, जिस कारण से हमें ये चेंजेस लाने पड़े थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Thus, since 1991, India reformed her economic policies, for which necessary institutional and regulatory changes were also brought about, क्योंकि it was high time that we wanted some change, and this change is not only in the books, we wanted some real change, we wanted to observe these changes। फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हो, इकोनॉमिक लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, फाइनेंशियल लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हम अपने आप में उतने केपेबल नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे, इसीलिए हमें हर लेवल पे चेंजेस लाने की जरूरत पड़ी। इंस्टीट्यूशनल लेवल ऑल्सो एंड रेगुलेटरी चेंजेस, मतलब लॉ में भी चेंजेस करने पड़े रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। उसकी जो भी पॉलिसीज थी सब अप टू डाउन सब चेंज करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स 1991? हम ये चेंजेस किस इरादे से लेके आए?
Let us see that in detail. Point number 1, encourage private and foreign investments. What do you mean by private investment? Investment done by people like you and me. That is प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं. एनकरेजमेंट टू पीपल लाइक यू एंड मी टू स्टार्ट अप अ बिजनेस, टू मेक इन्वेस्टमेंट इन एग्जिस्टिंग कंपनीज. गवर्नमेंट का जो बिजनेस है उसमें भी उन्होंने दरवाजे खोले कि हम जैसे लोग उस बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सके, जिसको डिटेल में हम देखेंगे अंडर द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ओके, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, एनकरेज करना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना, इस इरादे से हमने पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाए थे. दूसरा कौन सा इन्वेस्टमेंट लिखा है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. ओके, मतलब एफडीआई. एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इन दोनों को बढ़ावा दिया गया ताकि फॉरेन से पैसा अपनी कंट्री में आए, डॉलर्स का एक्सचेंज रेट फेवरेबल बने, एंड व्हेन अदर कंट्रीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, द सर्कुलेशन ऑफ मनी विद इन आवर ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज विल इंप्रूव. और जैसे ही ये सर्कुलेशन ऑफ मनी इंडियन मार्केट में बढ़ेगा, इकोनॉमिकली हमारा परचेजिंग पावर बढ़ेगा, स्पेंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी. इस इरादे से हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए. ओके, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमम एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस. हमारे पास जबरदस्त रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो कि नेशनल रिसोर्सेज हो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेशनल रिसोर्सेज? बात को समझो. नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कुदरत की देन जो हमारे देश के अंदर है, तो वो किसका रिसोर्स हुआ? अपने देश का रिसोर्स हुआ. दैट इज अवर नेशंस रिसोर्सेज आर नोन एज व्हाट? नेशनल रिसोर्सेज. अब प्रॉब्लम क्या था इंडिया में? हमारे पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज को उपयोग कैसे करें, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे हो, ये हमें नहीं मालूम. तो हमारे यहाँ जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, उसको कैसे निकाला जाए, उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाए, वो हमें नहीं आता. उसको लेकर हमारे पास sufficient technology नहीं है. So we have abundance of resources which belong to our nation, so they are called as national resources. लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हमें नहीं मालूम. तो वो यूटिलाइजेशन अट्रैक्ट करने के लिए, वो यूटिलाइजेशन को एनकरेज करने के लिए हमने ये इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाए, जिसमें इसका भी प्लान बनाया गया कि जो हमारे पास है उसको ऑप्टिमली कैसे यूज किया जाए. ऑप्टिमली का क्या मतलब होता है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं. रेस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर एंड चैनलाइज द रिसोर्सेज. खर्चे कम करो और अपने जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को चैनलाइज करो, मतलब सही जगह पे रिसोर्सेज का उपयोग करो. रिकवर्ड फ्रॉम disinvestment in public enterprises. What do you mean by disinvestment? गवर्नमेंट का काफी सारा पैसा पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है. गवर्नमेंट ये पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी, तो उनका जो पैसा पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्टेड था अब वो रियलाइज होगा. सो जब गवर्नमेंट पैसा लगाती है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और अपना बिजनेस दूसरों को बेचकर पैसा लेके जाती है उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो डिटेल में हम बाद में देखेंगे ही. ओके, सो डिसइन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आया, उन पैसों को कैसे इस्तेमाल करना, किसके लिए इस्तेमाल करना, दैट इज फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल. देखो लिखा है आगे, फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर टुवर्ड्स
इंक्रीजिंग यूटिलिटीज, फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा हुआ था प्रीवियस चैप्टर में, वही सारी यूटिलिटीज को हमें यहां बढ़ावा देना है। और इससे क्या होगा, वेलफेयर लोगों का बढ़ेगा। जैसे बुजुर्ग लोग के लिए अलग अलग प्लान्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं कि रिटायरमेंट का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कोई हैंडीकैप हो जाए काम धंधे में तो उसको भी गवर्नमेंट पैसा देती है। कोई जॉबलेस है तो उसका भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का गवर्नमेंट सोचे, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा है तो ये पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करके लोगों का भलीवार कर सकते हैं। लोगों के भलीवार को ही हम क्या बुलाते हैं, वेलफेयर बुलाते हैं। फिर कोई भी इंसान अगर बीमार पड़ा हुआ है, कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो मैटरनिटी लीव देना विथ पे ये भी गवर्नमेंट कर रही है। सो अल्टीमेटली सोसाइटी में सबका भलीवार करने के लिए भी हमने ये इकोनॉमिक पॉलिसी के रिफॉर्म्स लाए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं था वेलफेयर करने के लिए। गवर्नमेंट का सारा पैसा पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस में लगा हुआ था, तो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस को किस में कन्वर्ट करो, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करो। जो आम जनता है वो इस पब्लिक सेक्टर में पैसे लगाएगी बाय बाइंग शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ दीज पब्लिक एंटरप्राइजेस, और गवर्नमेंट का पैसा जो रिलीज होगा वो इन्हीं लोगों के वेलफेयर के लिए काम आएगा। ओके, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स। ओके, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। चलिए फिर आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। सो अपने को इनकम बढ़ानी है, अपना रोजगार बढ़ाना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। तो ये जितने भी चेंजेस यहां बता के रखे हैं उन सब पे टारगेट था इन रिफॉर्म्स का। कैसे हम इंटरनली इनकम को बढ़ा सके। इट कैन बी डन बाय रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट्स, इट कैन बी डन बाय प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट्स, इट कैन बी डन बाय चैनलाइजिंग अवर रिसोर्सेज। सो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स में एक सिमिलरिटी है, और वो सिमिलरिटी क्या है कि अपने देश को हमें इकोनॉमिकली साउंड करना है, लोगों की इनकम बढ़ानी है, लोगों को रोजगार देना है, और जो भी माल सामान यहां बनता है उसका हमें एक्सपोर्ट करना है, ताकि हम इंडिविजुअली एज अ नेशन सक्षम बने, केपेबल बने, और हमें किसी के लोन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो इंडियन इकोनॉमी को हमें आगे लेके जाना है, दुनिया के साथ हमें कॉम्पीट करना है। और ये कंपटीशन हम कब कर पाएंगे, व्हेन वी मैच द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल क्वालिटी। तो अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को उस क्वालिटी पे लेके जाने के लिए रैपिड चेंजेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जरूरी थे, जिसको लेकर इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनी अपने देश में 1991 में इंडस्ट्रियल सेक्टर का खास ध्यान रखा गया है, जस्ट टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 6, एंश्योर स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। सो लंबे समय के लिए हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेडी बेसिस पे कर सके, इसके लिए हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आए, कीपिंग इन माइंड नॉट ओनली द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बट ऑल्सो द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इन सारे ऑब्जेक्टिव से क्या बना था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बने थे जो 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किए गए। और ये सारे रिफॉर्म्स भले ही मजबूरी में स्टार्ट हुए, लेकिन बोलते हैं ना, मजबूरी का दूसरा नाम क्या है, महात्मा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। और इस नेसेसिटी के कारण ही रिफॉर्म्स आए, इंडिया ने अच्छी तरक्की करी, इंडिया का भलीवार हुआ इस फोर्स के कारण। ठीक है, सो
ऑल द पॉइंट्स आर डन। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें लर्न कैसे करना है, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन। ऑब्जेक्टिव्स इज कोर। कोर मतलब क्या, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव इज कोर, बोलो ऑब्जेक्टिव इज कोर। ISCORE। I for increased domestic income, employment and exports. S for steady growth and development. C for competitiveness. O for optimum allocation of resources. R for restrict expenditure through disinvestment. E for encourage private and foreign investments. ठीक है, चलो एक बार फिर से बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 क्या था, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव इज कोर। कोर मतलब इंपॉर्टेंट। सो आई फॉर इंक्रीज डोमेस्टिक इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। S for steady growth and development. C for competitiveness. O for optimum allocation of resources. R for restrict expenditure through disinvestment. And E for encourage private and foreign investments. ठीक है, सो इन ऑब्जेक्टिव से इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाए गए थे। इन सभी को डिटेल में हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ओके, अंडर डिफरेंट टॉपिक्स। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।